मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ वो आपकी जो वीडियोस थी टिकटॉक विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट जो आप कर रही होती हैं, दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। बिजनेस ओनर भी हैं और बहुत सारी कंपनीज को हेल्प भी कर रही हैं आप ई कॉमर्स के लिए। ई कॉमर्स में मैंने किसी को सक्सेसफुल नहीं देखा इन रियल, जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। और ये जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होती है वो प्रॉपर्टी में होती है, सबसे ज़्यादा। 10 साल के बाद आपको जो रेंट मिलेगा वो फिर आपका प्रॉफिट आएगा। एग्जैक्टली ठीक है। प्रॉपर्टी मैं ओन करता हूँ, ओन करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम पेइंग रेंट। बचपन से हम सुनते हुए आए हैं कि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, और जो ज़्यादा दिखती है चीज़ वो ज़्यादा बिकती है। जो आप सोच सकते हैं वो आप बन सकते हैं। डिस्टेंस पॉडकास्ट है जो कोविड ने सिखाया हमें कि हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। स्टे इन टच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलामुअलैकुम इकरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच ज़ुहैब। आप कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ वो आपकी जो वीडियोस थी टिकटॉक पे, जिस पे आपने काफ़ी सजेशंस, ई कॉमर्स, अमेज़ॉन, इस तरह की सारी चीज़ों पे आपने बहुत बातें की हैं। और मल्टीपल टॉपिक्स पे मैंने ये भी देखा कि लोग आपसे सवालात पूछ रहे होते हैं और आप वो सवालात को ऊपर एज अ कैप्शन रखती हैं, जवाब भी देती हैं। और क्योंकि आज के ज़माने में जो कि बहुत ही मसरूफ़ ज़माना है, जिसमें जवाब देना और को देखना और विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट जो आप कर रही होती हैं, दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसमें ये होता है कि देखिए, ऑब्वियसली हर चीज़ के पीछे एक सेंस ऑफ डूइंग होती है। तो वो मेरे लिए सेंस ऑफ व्हाई आई एम डूइंग टिकटॉक और ये सारा सोशल मीडिया, ऑनेस्टली 2 साल पहले तक मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं थी। बड़े सुकून से आराम से अपना ही काम चल रहा था, जैसे यूजुअली बिजनेस में हो रहा होता है कि आप पहले खुद ग्रो करते हैं, आप अपना काम पहले देखते हैं कि एक्चुअली मैंने कैसे करना है, और फिर आप लोगों को सर्विसेज देते हैं। तो मेरी भी सेम आप समझे यही जर्नी है। मैंने पहले सीखा है काम करना, मेरे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं या मेरे अपने जो ब्रांड्स हैं वो लॉन्च्ड हैं। अब मैं लोगों को आंसर करती हूँ, सो आई एम श्योर कि जो मैं जवाब दूँ वो ठीक जवाब होना चाहिए, वो ऐसे ही ब्लफ नहीं होना चाहिए जैसे यूजुअली हमें देखने को मिल रहा होता है कि बस अगर मुझे थोड़ी सी भी कोई नॉलेज है तो मैं सबको जवाब दूंगी, वो सही है या गलत है, और मेरे मशवरा देने से किसी का नुकसान हो रहा है, नोबडी केयर्स अबाउट दैट। सो मुझे ऐसा लगता है कि मशवरा होता है, आपको पता है एक अमानत होती है, और आपको वही मशवरा देना चाहिए जो आप अपने लिए बेस्ट सोचते हो। तो ये सोचते हुए मैं यूजुअली आंसर कर रही होती हूँ, और वो क्लिप लगाने का वो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, वो सिर्फ ये है कि टिकटॉक जो है ना वो आपको परमिशन दे रहा होता है कि आप रिप्लाई कर दें वीडियो से। तो वो मेरे लिए ईजी रहता है कि मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूँ, आंसर करूँ। बेहतर ये है कि जी वो टैग लग जाए और साथ ही आंसर हो जाए। तो दैट्स द बेसिक। सही इकरा, बहुत सारे लोग जो आपको नहीं जानते हैं, अपने बारे में कुछ तारुफ कराएं, आप कौन हैं? मैं तो जानता हूं आपको कि आप एक बिजनेस ओनर भी हैं और बहुत सारी कंपनीज को हेल्प भी कर रही हैं आप ई कॉमर्स के लिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बहुत सारे लोग समझते भी होंगे, बहुत सारे लोग जो नहीं भी समझते हैं, जैसे ब्रांड रजिस्ट्री है और वो सारी चीज़ें हैं। उस पर भी हम इन डेप्थ डिस्कशन तो करेंगे ही, बट इन जनरल अपना तारुफ कराएं। और मुझे ये भी पता है कि आप पीएचडी डॉक्टर हैं, और वो सब कैसे हुआ और आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो थोड़ा सा एक बेसिक एंड देन वी कैन बिल्ड अप ऑन दैट। ओके, सो कोई बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म का मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, मुनासिब से आम से इंसान। बेसिकली बाय एजुकेशन आई एम पीएचडी बिजनेस मैनेजमेंट, और मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई थी इन 2020, एंड ऑफ 2020 तकरीबन। और आप 21 कह लें क्योंकि मुझे डिग्री तब अलॉट हुई थी, तो मैं तभी ऑफिशियली अपने आप को कहना स्टार्ट हुई थी कि मेरी पीएचडी हो गई है। थ्रू आउट माई क्वालिफिकेशन इज़ रिलेटेड टू बिजनेसेस, सो माई BBA was in marketing specialization, my MS was in management sciences, and then my PhD was in, again, business administration, but my specialization was in leadership and emotional intelligence. सो ये मेरा थीसिस था जिसके ऊपर मैंने पूरा स्टडी किया एंटरप्रेन्योर्स को लेके। और उसके अलावा अगर आप मेरा जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है उसके बारे में पूछें, तो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड तकरीबन 8 से 9 साल मैंने जॉब्स की हैं पाकिस्तान में, और सारी की सारी जो मेरी
कंपनी से जहाँ पे मैंने काम किया, दे वर related to telecom. So VAS services, product development services. I was when I left the job at that time, I was working as product development manager for one of the biggest SMS aggregator in Pakistan. So वो बड़ा अच्छा experience था, बहुत कुछ सीखने को मिला. Then to 2018 में with the job, मैं उस टाइम जॉब पे थी, मैंने e-commerce सीखना स्टार्ट कर दिया था. और 2020 में when we shifted here in the UAE, मैंने अपना पूरा फोकस जो है वो बिज़नेस को दे दिया, क्योंकि आपको पता है कोविड वाज अ वेरी ट्रिकी टाइम, और कोविड ने बहुत सारे लोगों को बना दिया, बहुत सारे लोग बेचारे जो है वो ख़राब भी हो गए कोविड के टाइम पे. तो फॉर मी आई थिंक इट वाज ब्लेसिंग इन दिसगाइज. मैंने स्टार्ट किया, हार्ड डिसीजन था, और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री. नाउ हियर वी आर. अच्छा, माशाल्लाह. ई कॉमर्स के बारे में बताएं. ई कॉमर्स आम लफ्ज़ों में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब बिजनेस, जो रियल बिजनेस है उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना. इसका मतलब सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि आम बिजनेस में होता है. जो स्ट्रगल्स होती हैं, जो स्टार्टअप होता है, जो मार्केटिंग करनी होती है, जिस तरह से सेल्स करना होता है, तो कैसे, मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एक लिमिटेड नॉलेज, मैंने ये देखा है कि ई कॉमर्स में मैंने किसी को सक्सेसफुल नहीं देखा इन रियल, जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनको जिनको मैं जानता हूँ. हाँ, अभी आप यू आर द ओनली वन जिन्होंने बताया कि आपका एक सक्सेसफुल ये एक जर्नी रहा है. तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई अमेजोन पे सेल करता है, कोई नून पे करता है, कोई डिफरेंट ईबे का लोग कहते हैं, कोई शाहिद अनवर टाइप लोग तो बहुत ज़्यादा ही हाइप क्रिएट करते हैं. और तो आप बताएं क्या ई कॉमर्स ये बला क्या है बेसिकली, इसको थोड़ा सा इन डेप्थ, क्योंकि बेसिक एक सुपरफिशियल नॉलेज के किसी ने कार ले लिया, किसी ने बेंगलो बना लिया, किसी ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, बातें करते हैं लोग. तो रियल में क्या है ये एक जो मैं चाहता हूँ कि आपकी बात लोग सुने, और अगर इसमें कोई रियलिटी है तो उसको उस पर रियल काम भी किया जाए. ठीक है. अच्छा देखिए, सुहेब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस ही है. सिर्फ इसमें जो एक एडिशन है ना, वो है ई वर्ड की, राइट. तो मेरी फॉर एग्जांपल एक पेट एग्जांपल जो कि मैं यूजुअली सबको ही दे रही होती हूँ, वो है जी समोसे की दुकान. मैंने एक अदर समोसे की दुकान खोली, और मैं अब चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट उस पे सेल करना स्टार्ट करूँ. मेरी प्रोडक्ट है जी समोसा, सही है. अब वो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए. मैं कुछ जो भी उसकी रेसिपी की चीज़ें आती हैं वो मैं सारी लेके आऊँगी, मसाले लेके आऊँगी वो एक चीज़ बनने के लिए. उसके बाद मैं एक अदद एम्प्लॉय भी रखूँगी अपने साथ, जो कि एक्चुअली बनाएगा मेरी प्रोडक्ट, और फिर सेल होगी, और एक 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 यूनिट करके बिकेगा और मेरे पैसे आएंगे, राइट. अब यही सारा का सारा काम जब हम कर रहे होते हैं, तो हमने सोचा हुआ होता है कि मैंने अपनी दुकान पे लगाए हैं तकरीबन 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वट एवर द अमाउंट यू इन्वेस्टेड. क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, दुकान कितने बड़े मोहल्ले में है, ये कितने बड़े कमर्शियल एरिया में है, दुकान की पगड़ी कितनी है, इनिशियल पेमेंट कितनी गई, मेरी अपनी दुकान है, रेंट्स कितने हैं उस जगह के, यूटिलिटी के एक्सपेंसेस कितने हैं. सिमिलरली हम जब इस तरह का कोई बिजनेस करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये जो मेरे पैसे हैं ना, ये रिकवर होंगे 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट. तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं ई कॉमर्स में. अब कुछ लोग, जैसे आपने नाम भी लिया, अच्छा बुरा काम सभी लोग आपको पता मार्केट में करते हैं, और देखें जहाँ पे बेवकूफ़ है ना, वहीं वहीं पे होशियार लोगों के पैसे बनते हैं. तो जहाँ पे बेवकूफ़ या लालची बंदा मौजूद है ना, वो ही एक्चुअली सबको कह रहा होता है कि मुझे लूटो. तो वो सब अपने अपना स्कीमास बनाते हैं, और वो मार्केट में आते हैं और अपना अपना मंजन सारे लोग बेच रहे होते हैं. मैं किसी को भी ब्लेम यहाँ पे इसलिए नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए सबने ही पैसे कमाने हैं, उनका शायद वही तरीका है. अब सही या गलत की एक अलग डोमेन है. बैक टू ई कॉमर्स. जब हमने एक दुकान लगाई और हमने सोचा कि 3 से 4 साल में मेरे पैसे रिकवर होंगे, तो जब मैं इंटरनेट पे अपनी दुकान लगाती हूँ, जिसको मैं पीएल कहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स हैं जब हम ई कॉमर्स में काम करते हैं, और सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बिकती, ई कॉमर्स में सर्विसेज भी सेल होती हैं, हाइब्रिड मॉडल्स भी हैं. जैसे हाइब्रिड मॉडल वो है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, तो मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करूंगी लेटर ऑन इंशाल्लाह. अभी क्या है कि हम हैं स्टेज पे कि हमने अपनी ऑनलाइन शॉप बनानी है, और उसी तरह एक 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 करके मेरा जो प्रोडक्ट है, जो समोसा है, वो बिकेगा. मैंने लगाए थे 3 लाख PKR
दिरहम्स, डॉलर्स, व्हाटएवर द अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड, लगाने के टाइम पे आपको एक बल्क अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन वापस जब आ रहे होते हैं ना तो एक-एक करके आ रहा होता है। अब आप दोबारा आ जाइए दुकान की तरफ, मेरी जब सेल होती है दिन की, तो वो जो समोसा बिका है वो सारा प्रॉफिट नहीं देता मुझे। समोसे की एक बेस कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल समोसे की कॉस्ट है ₹10 और ₹10 के ऊपर मैंने समोसा सेल किया ₹20 का, 100% आरओआई। लेकिन क्या मैं प्रॉफिट में हूं? नहीं, मैंने 3 लाख लगाया है उस एक समोसे को बेचने के लिए। तो वो जो ₹10 है वो एक्चुअली मेरा आरओआई है, जो कि फुली रिकवर्ड भी नहीं हुआ अभी, और मुझे उसको दोबारा री इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि अगर मैंने ये सोचा कि मैंने 100 यूनिट्स बनाए हैं, मैंने 100 समोसे बनाए हैं और मैं 100 के 100 समोसे बेचूंगी, मैं पैसे रिकवर करूंगी एंड देन मैं दोबारा री इन्वेस्ट करूंगी, तो जो दरमियान का गैप है ना 15 से 20 दिन का, जिसमें मेरी दुकान बन रहेगी, मेरे क्लाइंट्स क्या होंगे? खराब हो जाएंगे। तो मैंने फौरन से, वो जैसे ही मेरे पास ₹10 का प्रॉफिट आया है, अगले ही दिन मैं दोबारा उसको री इन्वेस्ट करूंगी, मैं दोबारा इंग्रेडिएंट्स लूंगी, मे बी मैंने यूटिलिटी का बिल देना हो, मे बी मैंने अपने एम्प्लॉय की सैलरी देनी हो, मे बी कोई मुझे फाइन आ गया, कुछ आगे पीछे कोई भी चीज हो सकती है। बिजनेस में बहुत सारे टैक्सेस पे करने हैं आपको, कंप्लायंसेस फॉलो करनी है। तो वो पैसे 3 लाख रिकवर करते करते हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 2 महीने लगे। उसके बाद मेरा प्रॉफिट ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू करेगा, क्योंकि जब मैंने नई नई समोसे की दुकान खोली थी उस टाइम सुहेब मुझे कोई नहीं जानता था, वो क्यों मुझसे प्रोडक्ट लेगा? तो मैं, जो एक बहुत बड़ी समोसे की शॉप है मेरे साथ वाले मोहल्ले में जिसको मैं टारगेट कर रही हूँ, मैंने उसके बायर्स को अपने पास लेके आना है, तो उसकी कोई स्ट्रैटेजी होगी ना। इवन अगर मैं वो सेम समोसा फ्री में भी लोगों को दूंगी ना, तो लोग कहेंगे नहीं, फलानी दुकान का समोसा ही अच्छा है और वही लेना है। तो उनको अपने पास लाने की भी तो कोई स्ट्रैटेजी होती है, दैट टेक्स टाइम एंड मनी एंड एफर्ट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपने जो बताया इसमें 3 लाख का जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, प्रोडक्ट की आपकी जो सेलिंग प्राइस थी वो 10 आपका कॉस्ट था, तो 10 आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, राइट? तो ये तो सिंपल बिजनेस आप बता रही हैं जिसमें एक एक्सपेंस भी होंगे, फिर एक्सपेंस के बाद जो होगा नेट प्रॉफिट होगा। तो ई कॉमर्स का बताएं मुझे, ई कॉमर्स क्या है बेसिकली, ई कॉमर्स में कैसे बनता है प्रॉफिट? ठीक है। अच्छा, अब यही सेम मॉडल आप रेप्लिकेट कर दें कि मैंने ये पूरी की पूरी दुकान बना दी है ऑनलाइन अपनी, ठीक है। अब ऑनलाइन का क्या होता है कि आप या तो बनाते हैं ब्रांड, या आप करेंगे होलसेल, या आप करते हैं ड्रॉप शिपिंग। सो जब हम ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं, ये बेसिक 3 मॉडल्स हैं जो कि यूजुअली लोग फॉलो करते हैं। कुछ लोग जब नए नए आते हैं तो वो हाइब्रिड मॉडल पे भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन यूजुअली रेकमेंडेड ये होता है कि आप शुरू से ही डिसाइड करके आए कि मुझे ये करना है, और फिर अपना पाथवे उसी के हिसाब से सेट करें। अगर आप जिस तरह कहते हैं रंग बदलना, साथ साथ आपको आज किसी ने बताया ये कर लो, आप उधर चल पड़े, आपको कल किसी ने बताया ये कर लो, आप उधर चल पड़े। जब आपका अपना कोई आपका कोई क्या कहना चाहिए, कोई स्कीमा ही नहीं है अपने फ्यूचर को लेके, आपने कोई गोल ही नहीं सेट किया अपने फ्यूचर को लेके, तो फिर आप लोगों के मशवरे पे ही चलेंगे, और लोग अगर इतना अच्छा मशवरा देते होते ना, तो वो खुद सक्सीड कर चुके होते। तो आपने ये पहले डिसाइड करना है कि आपने क्या मॉडल फॉलो करना है, उसके हिसाब से अपनी दुकान खड़ी करनी है। अच्छा, अब आते हैं हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ। आई डू नॉट रिकमेंड ड्रॉप शिपिंग एट ऑल। एक बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग है कि जिनको नहीं पता एग्जैक्टली तो ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल जुहेब आपका कोई फार्म है, ठीक है, आपका एक बाग है जी खजूरों का, और जुहेब कहते हैं कि जी इकरा मैं सेलिंग नहीं करता, D2C या फिर B2C जिसे हम कहेंगे। D2C हम कहते हैं डायरेक्ट टू कस्टमर, B2C कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर। सो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस ये है कि जब आप डायरेक्ट किसी एंड यूजर को दे रहे होते हैं तो हम सी का वर्ड उसमें यूज करते हैं। तो अगर हम D2C में सेलिंग करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि इकरा मैं नहीं इतनी क्वारी कर सकता कि मैं एक एक बंदे को जाके यूनिट अपना पकड़ाऊं, अपनी प्रोडक्ट पकड़ाऊं। आप ऑर्डर लें अपनी वेबसाइट से, अपनी शॉप से, जहां से भी, और जैसे ही आपको ऑर्डर आता है आपने मुझे बताना है, और मैं आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट उठाऊंगा और उस बंदे को शिप कर दूंगा, और दरमियान में आपने अपना जो है वो मार्जिन रख लेना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद आ जाता है सेकंड मॉडल, होलसेल का मॉडल। होलसेल में क्या होता है, आप कहते हैं वैसे तो देखिए यूजुअली मार्केट रेट जो है वो 10 दिरहम्स है, फॉर एग्जाम्पल 25 ग्राम्स ऑफ डेट्स का। मैं आपको
25 की बजाय 50 ग्राम्स डेट्स दूंगा, 10 दिरहम्स, बट यू हैव टू बाय एटलीस्ट 50,000 ग्राम्स। ये हो गया होलसेल का रेट। तो मुझे क्या हुआ, मैंने आपकी बल्क इन्वेंट्री बाय की, अपने वेयर हाउस में उसको रखा, और उसके बाद मुझे जैसे जैसे यूनिट ऑर्डर आ रहा है वो मैं आगे प्लेस कर रही हूँ। अब इसमें दो कैच आते हैं। एक बात यह है कि ज़ुहेब कहते हैं कि आपने डेट्स, खजूरें जो बेचनी है मेरे नाम से बेचनी है, ज़ुहेब LLC या ज़ुहेब रहमान ब्रांड का नाम है, आपने उसके नाम से जो है वो अपनी ये प्रोडक्ट सेल करनी है। तो वो लेबल लग जाएगा, तो वो हो जाएगी ब्रांडेड प्रोडक्ट, यानी कि आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। मैं एज अ सेलर आपकी परमिशन के बगैर वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। इसको हम कहते हैं ब्रांडेड होलसेल। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे इकरा ये लीजिए ऑथराइजेशन लेटर, give it to Amazon or whatever platform you are using. Just tell them that I am selling Zuhaib Rahman brand on the basis of this authorization letter. Allow me and do not send me any strike or anything. हो गया, आपने सेलिंग स्टार्ट कर दी। दूसरा ये आप कहते हैं कि मेरा कोई ट्रेडमार्क नहीं है, मैं जेनरिक प्रोडक्ट मैं सिर्फ बना के बेच रहा हूँ, मैंने कोई टीएम शीएम नहीं कराया हुआ, अपना लोगो लगाओ और बेचो इसके ऊपर। अदरवाइज मेरी ही एक लिस्ट बनी हुई है, उस पे जाओ, कह दो कि मैं भी सेल करती हूँ, और प्राइस ऊपर नीचे करो जैसे भी करनी है और सेलिंग स्टार्ट करो। इसको हम कहते हैं नॉन ब्रांडेड होलसेल, जिसमें ब्रांड का या आईपी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, आपको पता होगा आईपी का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, क्योंकि जहां आईपी राइट्स आते हैं वहां पे कंप्लायंसेस डिफरेंट हो जाती हैं। फिर क्योंकि ये गोरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेजन, ईबे, इट्सी, ये आईपी राइट्स को, बायर्स राइट्स को, सेलर्स राइट्स को बहुत वैल्यू करते हैं। तो आईपी के बेसिस पे पूरे पूरे अकाउंट्स उड़ जाते हैं अगर आपने कोई भी हैंकी पैंकी की इधर उधर। अब आ जाते हैं पीएल की तरफ। पीएल में मैं सिंपल कहती हूँ कि जी मैं अपने नाम से अपना ब्रांड लॉन्च करूंगी। जब मैं कहती हूँ कि मैं अपने नाम से अपना ब्रांड लॉन्च करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बेचना चाहती हूँ एक अदद पेन, या मैं सेल करना चाहती हूँ क्या ये ड्राइव, चले मैं कहती हूँ ये हार्ड ड्राइव है मेरे पास, ये हार्ड ड्राइव मैंने अपने नाम से सेल करनी है। अब इस एक हार्ड ड्राइव के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले मैंने ये देखना है कि इस पे कौन सी सर्टिफिकेशंस चाहिए हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के ऊपर उस कंट्री की क्या क्या रेगुलेशंस लागू होती हैं, वो कंट्री आइदर मुझे अलाउ करती है ये प्रोडक्ट बेचना या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मोनोपोली काइंड ऑफ क्रिएट हुई है उस कंट्री में। और जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बिजली हर कोई नहीं बेच सकता हर मुल्क में, कुछ सर्टन कंपनीज हैं उनको कोटा अलॉट हुआ हुआ है, वही बेचेंगे, वही काम करेंगे कुछ सालों तक। इस तरह हमने प्रोडक्ट के ऊपर देखना होता है कि क्या ये प्रोडक्ट मैं अलाउड हूँ उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर आप अलाउड हैं, गुड टू गो। नेक्स्ट स्टेप देखिए कि इसका डिजाइन पेटेंट तो नहीं है, अब क्या किसी ने इसको कॉपीराइट कराया हुआ है, अगर तो कराया हुआ है तो आप बिल्कुल मत जाइए उसके अंदर। उसके बाद अगर आप देखते हैं नहीं कॉपीराइट भी नहीं है, हर कोई बेच रहा है, उसके बाद आप देखेंगे मेरे पास फैक्ट्री अवेलेबल है इसकी प्रोडक्शन के लिए, मैं घर पे तो चीजें बनाऊंगी नहीं बैठ के, तो फैक्ट्री ढूंढें, फिर आप उनसे प्राइसिंग लें, फिर उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से पिक पैक शिप करवाएं, मतलब इसका लेबल कराएं, इसकी पैकेजिंग कराएं, इसका ब्रांड का नाम सोचें जो भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट उठा के आप वेदर अमेजोन भेजें या वेयर हाउस भेजें अपने, और फिर 1 to 1 जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स आए आप उनको फुलफिल करना स्टार्ट करें। इसको हम कहते हैं पीएल। तो अगेन एक ड्राइव बिकेगी लेकिन पैसे मैं दूंगी 50,000 यूनिट्स के। तो अगर एक ड्राइव फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉस्ट करती है $5, तो हम इसके सिंपल अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो 5 क्रॉस, अगर मैं इनिशियली 5,000 यूनिट भी बनवाती हूँ, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं पीएल तो हमने इसको कराना है कस्टमाइज, ये जेनरिक प्रोडक्ट नहीं है जो उनके स्टॉक में पड़ी हुई और वो बेच रहे हैं इसको। तो $5 के हिसाब से 5,000 यूनिट वुड कॉस्ट में नियरली अराउंड $25,000 ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। फ्रेट अलग है, मार्केटिंग अलग है, इसके जो बायर के एक्सपेंसेस हैं वो अलग हैं। तो दिस इज हाउ द मॉडल वर्क्स। फर्दर बहुत डिटेल है रिपोर्टिंग के अंदर, अगर आप आए टैक्सेस कैसे काम करते हैं, कंप्लायंसेस कैसे होती हैं, अमेजोन के एंड पे कहाँ कहाँ पैसे कट रहे होते हैं, वो हर कंट्री एंड देन एज विद रिस्पेक्ट टू कंट्री एंड विद रिस्पेक्ट टू सेलर वो चेंज होता जाता है। मैं यूएई में रह रही हूँ, यूएसए में बेचती हूँ, जो मेरे ऊपर कंप्लायंसेस लागू होती हैं वो बिल्कुल उस बंदे पे लागू नहीं होती हैं जो कि यूएसए में रह रहा है, बिकॉज मैं फॉरेन सेलर हूँ। So different requirements with respect to different sellers and locality as well, और legal entity पे भी डिपेंड करता है।
So this is how it works. हम यूएई स्पेसिफिक रहते हैं एंड यूएई स्पेसिफिक रहते हुए आपने बहुत अच्छा एलैबोरेट किया कि D2C होता है, B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, और फिर होलसेल लोग करते हैं, या आई थिंक B2B करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस करते हैं. तो चलें प्रोडक्ट लोगों को ज़रा सा समझाने के लिए और समझने के लिए ख़ुद भी कि एक आप मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट इजी टू हंट प्रोडक्ट. लोग क्या करते हैं, कोई अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं और कंसीडर कि उन्होंने ब्रांड की रजिस्ट्रेशन भी कर ली मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में यहाँ पर, उसके सर्टिफिकेट आने के बाद मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे उसकी रजिस्ट्रेशन भी कर दी आपने, प्रोडक्ट भी आपका उस ब्रांड का लेबल लग के आ भी गया, एंड देन वो उसकी मार्केटिंग करते करते जान निकल जाती है कि मार्केटिंग वो हो कैसे और जो कस्टमर की जो एक्विजिशन है वो हो कैसे. फिर लोग क्या करते हैं आमतौर पे, जो मैंने पर्सनली, फिर वो एक जेनेरिक रेस में लग जाते हैं. फिर एक प्रोडक्ट, चलते हुए प्रोडक्ट, वो लोग कहते हैं चलती गाड़ी में चढ़ जाना. तो चलती गाड़ी में चढ़ने के लिए वो उस प्रोडक्ट में लग जाते हैं. फिर वो, मैंने ये भी देखा कि अमेज़ॉन या किसी प्लेटफॉर्म पे जाएं तो उसमें एक एक प्रोडक्ट के 10-10, 12 या कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही सेलर्स होते हैं. वो प्राइस कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है. और ये जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है. ये जो क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला है वो डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर आपने एक प्रोडक्ट भी बना लिया, लिस्टिंग भी हो गई, वो सब तो बात की बात है कि अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, आपका अपना कॉर्पोरेट टैक्स या वैट वगैरह, वो सारा आप फाइलिंग वगैरह तो करेंगे ही. लेकिन वो प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप खुद करना चाहें तो एक छोटा सा कोई सेलर अगर वो है तो वो यूएई के हर इलाके में, हर एरिया में पहुंच नहीं सकता. अगर अबू धाबी का मतलब दफरा भी है, दफरा मतलब मुसफ़ा से 200 किलोमीटर है. दुबई का मतलब सिर्फ डेरा दुबई, बार दुबई नहीं है. इस दुबई का मतलब दमाक हिल्स 2 भी है, जो कि 1 घंटा लगता है अगर मैं दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क से या जबल अली से जाऊं तो. और अगर आप शारजा से जाएं तो आपको तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे दमाक हिल्स 2 पहुंचने में, विच इज़ दुबई. अगर हम शारजा की बात करें तो शारजा में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जैसे सिर्फ पहुंचने में वहाँ 2 घंटे लग जाएंगे. दुबई में हत्ता भी है, हत्ता ओमान, ओमान से बिल्कुल बॉर्डर है उसका, राइट. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम ई कॉमर्स और स्पेसिफिकली Amazon.ae जो यूई का है वेबसाइट, उसके ऊपर अगर हम रहें, तो जो उसके अंदर नॉर्मल जो होता है अपना ईजी शिप या सेल्फ शिप या Amazon FBA, तो उसकी तो कॉस्ट ही आपकी जो है वो कवर नहीं होती है. अगर आप उसको इन डेप्थ स्टडी करें तो उनका जो मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने बताया कि कुछ इवन कि 80% तक वो सेलिंग प्राइस जो आपने रखी हुई है, 80% तक, 90% तक वो उड़ जाता है आपका. तो जो मेन मसला है जो कि मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूँ आज, कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट तक नहीं निकाल पाते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट एक अलग चीज है, फिर नेट प्रॉफिट एक अलग चीज है. मतलब दिल्ली बहुत दूर है. तो कैसे इसको किया जाए? ट्रांसपेरेंसी तो इनके सिस्टम में नहीं है, इनके जो अमेजॉन का सिस्टम है. आपको लगता है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है? दिस इज $1 million क्वेश्चन एक्चुअली. अच्छा ज़हेब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वैलिड पॉइंट. लेकिन आप ये देखिए कि अमेज़ॉन इटसेल्फ कितनी पुरानी कंपनी है ना, 20+ ईयर्स हो गए हैं. हम बचपन में थे जब अमेज़ॉन स्टार्ट हुआ था, किताबों से सेलिंग स्टार्ट की, ठीक है. उसके बाद रिटेल में शिफ्ट हुए, उसके बाद सेलर्स आना स्टार्ट हुए. अमेज़ॉन ने अपना जो नेट लॉस डिक्लेयर किया ना लास्ट टाइम, वो डिक्लेयर किया 2022 में, एंड दैट इज़ आई बिलीव नियरली $23 बिलियन. क्या कंपनी लॉस में है? अगर बुक्स देखें, बैलेंस स्टेटमेंट देखें, P&L देखें, कंपनी लॉस में आपको नजर आ रही है. लेकिन क्या कंपनी एक्चुअली लॉस परफॉर्म कर रही है? नहीं. अपने एक्सपेंसेस निकालती है, अपनी सैलरीज निकालती है, अपने डिविडेंड्स निकालती है, सबको देती है, उसके बाद डिक्लेयर करती है कि मैं लॉस में हूँ. दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स. ये आम बंदे को क्यों समझ नहीं आता कि फॉर एग्जाम्पल आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे 6 महीने में पैसे नहीं मिलेंगे, मैंने लॉस 1.5 से 2 साल नॉर्मल टाइम,
मुनासिब सी मार्केट। और अगर आप बड़ी मार्केट्स की बात करते हैं, मुनासिब मार्केट में किसको कहती हूँ मैं? इजिप्ट को कहती हूँ, केएसए को कहती हूँ, यूएई को कहती हूँ। कुछ केसेस में यूरोप के भी कुछ मार्केट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ पे भी आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आप यूएसए यूके में कहेंगे मैं मुझे 1.5 से 2 साल में पैसे मिल रहे हैं, झूठ है बिल्कुल। 1.5 से 2 साल में आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लें, आप बहुत लकी हैं। पैसे क्या बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे 2 से 3 साल के बाद। कितने बनेंगे? इतने कि आप खुश हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे वो टाइम जो आपने स्पेंड किया 2 से 3 साल। लेकिन इतना पेशेंस आप में है? अगर तो है तो आइए, अदरवाइज बिजनेस आपके लिए नहीं है। मैं इसमें एक चीज आपसे पूछता हूँ। अच्छा, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बताया कि आप प्रॉफिट में हैं। एक सबसे जो दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो होती है वो प्रॉपर्टी में होती है, सबसे ज्यादा। सही है। और प्रॉपर्टी में आजकल जो मैंने देखा, जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो कि बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स और विलास वगैरह बना रहे हैं, उनका जो पहले क्लेम था कि वो 10% ROI, सही है, आज वो लोग आ चुके हैं 7% ROI। सही है, 7% ROI। तो अगर आई बिलीव मेरा सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, मैं पूछ लूं और मुझे फायदा हो जाए और लोगों को फायदा हो जाए, ठीक है? अगर तो प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप कम से कम 1 मिलियन धर्म लगा रहे हैं, मैं बिल्कुल एक मिडिल रेंज की 1 बेडरूम या 2 बेडरूम टाइप की बात कर रहा हूँ। 2 बेडरूम तो खैर नहीं होगा, 1 मिलियन अगर आप लेते हैं अच्छे एरिया में, 1 मिलियन का आप लेते हैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट, उसको आप लगाते हैं रेंट पे, तो वो 7% ROI आ। इसका मतलब यह है कि उसको उस पैसे को रिकवर करते करते, जो पैसा आपने लगाया है उस पैसे को रिकवर करते करते, रेंट जो अगर आप रेंट पे देते हैं, आप उस चीज को ओन भी नहीं कर रहे, मतलब आप उसको उसकी पोजीशन आपके पास नहीं है, आपने रेंट पे दे दिया है, आपको 12 से 15 साल लग जाते हैं। 12 से 15 साल के बाद फिर जाके अगर आपकी जो वो प्रॉपर्टी है, जो कि सबसे एक उसको सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मैंने ये भी देखा है कि जो जब लोग सारे कारोबार करके थक जाते हैं या सारे कारोबार कर चुके होते हैं जिंदगी में, फाइनली वो प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं जब वो रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इससे बेहतर कोई कारोबार दुनिया में नहीं है प्रॉपर्टी का। जब प्रॉपर्टी ऐसे कारोबार में 12 साल लग जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट जैसे कारोबार में 12 साल 2 साल कैसे लगेंगे? ये सवाल है मेरा। क्यों करेक्ट है इसको थोड़ा समझिएगा। प्रॉपर्टी में आप लगा रहे हैं 1 मिलियन and you are pledging the whole amount for damn 10 years और 12 years। और आपको प्रॉपर्टी से पैसे कब बाहर आएंगे? जब आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सेल करेंगे। अदरवाइज आप मंथली रेंटल लेंगे और उससे कमाएंगे, ऐसा ही है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट बिजनेस की बात करते हैं, क्या आप 1 मिलियन लगाएंगे? नहीं। मैं बेचना चाहती हूँ फ्रिज, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रिज कॉस्ट करता है $100, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। मुझे 100 फ्रिज मंगवाने हैं, $100 $10,000 मेरे लग गए फ्रिज मंगवाने के ऊपर। लेकिन मैं बेचना चाहती हूँ क्या? माउस। माउस मंगवाने के लिए मुझे कितना लगाना पड़े? $2, $5, $5 के मुझे 100 यूनिट मंगवाने, $500। अब अगेन आपकी रियल एस्टेट वाली एग्जांपल के ऊपर आते हैं। एक विला जो कि मैं लेती हूं 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन का, उसकी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में, और एक 1 बेड अपार्टमेंट जो कि मैं लेती हूं 1 मिलियन में, डिफरेंस है। ऑब्वियसली जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा टाइम ड्यूरेशन टू गेट दैट मनी बैक। Same happens with Amazon, with Noon, with eBay, with e-commerce on general level। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो, उतना ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है पैसे वापस आने के लिए, लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि अगर मैं टाउन हाउस बेचती हूँ, मैं विला बेचती हूँ, तो 6 मिलियन लगा रही हूँ, तो प्रॉफिट मुझे हो सकता है उसके ऊपर आराम से 1-2 मिलियन यूं ही निकल आएगा कुछ ही सालों के अंदर अंदर। लेकिन अगर मैंने लगाया ही 1 मिलियन है, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? लाख, 2 लाख। लेकिन अमाउंट जल्दी रिकवर हो जाएगी 1 मिलियन की। सिमिलरली प्रोडक्ट में भी यही बिजनेस है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं ई कॉमर्स के साथ। वाई प्रोडक्ट बिजनेस एंड वाई ओनली PL बिजनेस? जैसे
आप गोल्ड के साथ कंपेयर नहीं करते फॉर राइट नाउ, क्योंकि गोल्ड में ये है कि आप थोड़ी अमाउंट भी निकाल के बेच सकते हैं। रियल स्टेट में या प्रोडक्ट बिजनेस में आप एक कमरा नहीं बेच सकते घर का निकाल के, आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी फ्लिप करनी पड़ती है टू गेट योर मनी बैक। अच्छा, मेरा एक ज़िमनी सवाल है, उस सवाल के अंदर ही सवाल ये है कि जैसे मैंने बताया कि आपको 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, उसका आपने रेंट पे दिया, आपने उसको, आपको 12-13 साल लगते हैं सिर्फ उसका ROI जिसको बोल के ये बेचा जाता है, राइट? तो 10-12 साल, 10 साल चले लेते हैं बहुत आइडियल सिचुएशन में कि 1 लाख आपको रेंट मिल रहा है और 1 मिलियन की आपकी प्रॉपर्टी है। 10 साल के बाद आपको जो फिर रेंट मिलेगा वो फिर आपका प्रॉफिट आएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। उसमें भी एक बहुत बड़ा एक मसला होता है जो कि सर्विस चार्जेस का होता है। सर्विस चार्जेस आर वेरी हाई। अब करंटली जब जिस प्रॉपर्टी पर 16 दरम पर स्क्वायर फीट है, तो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मतलब प्रॉपर्टी मैं ओन करता हूँ, ओन करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम पेइंग रेंट। मैं अराउंड 25,000 दरम्स एनुअली पे करता हूँ इन टर्म्स ऑफ सर्विस चार्जेस, एंड आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कैन यू इमेजिन? इट्स लाइक ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये ज़िमनी सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी उसका, लेकिन जितनी बड़ी अगर प्रॉपर्टी होगी टाइम तो उसमें भी वही लगेगा। जैसे अगर मैं 1 बेडरूम का, मैंने आइडियल सिचुएशन में 1 लाख, 1 मिलियन के ऊपर 1 लाख का मैंने रेंट लिया, क्योंकि हम अभी बिजनेस सिचुएशन को समझ रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी की सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने बिजनेस को सेल करने की बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने की या सर्विस बेचने की बात कर रहे हैं, राइट? तो प्रॉपर्टी का जो आपने रेंट लिया वो 10 साल में आपका रेंट निकल के आया, और 10 साल में वो प्रॉपर्टी आपकी, वो कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो हो गया। अब 10 साल के बाद वो प्रॉफिट होगा। अगर आपने जो जवाब मिला होगा तो जल्दी निकल आएगा, मेरा नहीं ख्याल है कि निकल आएगा। विले का रेंट भी ज्यादा होगा, उसकी सर्विस चार्ज, मतलब टाइमिंग तो वही 12 साल की ही टाइमिंग लग रही है, चाहे मैं 1 मिलियन की प्रॉपर्टी लूं चाहे मैं 10 मिलियन की लूं। तो अगर मेरा एक जनरल नॉलेज का सवाल ये है कि अगर प्रॉपर्टी जैसे एक बहुत ही आला अरफा इन्वेस्टमेंट में अगर 12 साल लग जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है, मतलब मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज की, अगर हम सर्विस एक अलग चीज, सर्विस में शायद आप प्रॉफिट बना लेंगे क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे होते हैं एक्चुअली। बट यहाँ पे हम एक ठोस चीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है चाहे वो प्रोडक्ट है, ठीक है, एक टेंजिबल जो आपको नजर आ रही चीज। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ 15 साल से ऊपर की कहानी लगती है मुझे आमतौर पे। इस चीज को नेगेट करें, नेगेट दिस अच्छा देखिए, परसेप्शन। जिस तरह प्रॉपर्टी की अभी हमने बात की ना, प्रॉपर्टी में क्योंकि अब आप कंपेयर करें, दैट्स व्हाई मैं प्रॉपर्टी कह रही हूँ, अदरवाइज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ई कॉमर्स पे भी जा सकती हूँ। प्रॉपर्टी में भी जुहेब आपको पता है कि जगह बड़ी मैटर करती है। मेरा शारजा फुजैरा में एक अपार्टमेंट है या मेरा दुबई डाउनटाउन में एक अपार्टमेंट है, इट मैटर्स अ लॉट। उसी पैसों में हो सकता है फुजैरा में मैं टाउन हाउस ले लूं और दुबई में मुझे 1 बेड मिल रहा हो। ऐसे ही है ना। तो हम वी कांट कंपेयर, लाइक मतलब यू हैव टू हैव एप्पल टू कंपेयर। अगर एक ही जैसी सिचुएशन नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, मतलब ROI तो वही रहेगा ना, हाँ, 10% ही रहेगा मैक्सिमम ROI। तो बिजनेस के अंदर भी जो नहीं प्रॉफिटेबिलिटी होगा वो नहीं दस नहीं नहीं परसेंट ही होगा नहीं, ऐसा मैक्सिमम, नहीं अगर होता, आप नेट क्योंकि प्रॉफिट की ई बात। कॉमर्स में आप अकेले प्लेयर नहीं है मार्केट में। रियल स्टेट में क्या है, रियल स्टेट इज द गॉड्स लैंड। वो बढ़ नहीं रही, वो कम नहीं हो रही, वो उतनी ही है, इसीलिए उसका प्राइस अप्रिशिएट ही करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि लोग घर में जमीन नहीं बना रहे बैठ के। लेकिन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, प्रोडक्ट्स में मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, कल को वही प्रोडक्ट आप बना सकते हैं अगर आपका इतना दम है। कोई तीसरा बंदा वही बना लेगा, कोई चौथा बंदा वही बना लेगा। तो कंपटीशन जो है वो प्रोडक्ट में इज ऑफ डिफरेंट नेचर एज कंपेयर टू एनी अदर बिजनेस मॉडल। रियल स्टेट की आप बात करें, गोल्ड की आप बात करें, नेचुरल मिनरल्स की आप बात करें, पेट्रोलियम की आप बात करें, ये स्कार्स रिसोर्सेज हैं। इसको कोई घर पे बैठ के नहीं बना सकता, इसीलिए इन्होंने अप्रिशिएट होना ही होना है। इसको कंपेयर करना विद द प्रोडक्ट कमोडिटी, आई बिलीव फंडामेंटली इट्स रॉन्ग। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या, जब हम प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे होते हैं, सीमेंस भी हमारे साथ बेच रहा है, सैमसंग भी हमारे साथ बेच रहा है और इकरा एबीसी ब्रांड भी हमारे साथ बेच रहा है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ऑन द अदर हैंड अगर आप रियल स्टेट की बात करें, द न्यूब आता है, द मैक आता है, बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स आते हैं, इमार आ जाता है। क्या उनके कंपैरिजन में मैं आ सकती हूँ? कितना बड़ा बैरियर टू एंट्री है।
जब तक मेरे पास मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ अमाउंट नहीं है मेरे हाथ में, मैं इस बिजनेस में जाने के बारे में सोच ही नहीं सकती। प्लान बनाना तो दूर, तो जितना बड़ा बैरियर टू एंट्री है, उतना ही बड़ा प्रॉफिट मार्जिन भी है, विच इज जस्टिफाइड। अगर एक बंदे के पास इतने पैसे हैं जो कि वो इस मार्केट में लगा रहा है, तो उसका हक बनता है कि वो इतना प्रॉफिट बनाए, क्योंकि उसने यकीनन पीछे बहुत मेहनत की है इतना पैसा बनाने के लिए। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, आप आ जाएं बेचने के लिए, मैं बेच रही हूँ, कल को मेरे बच्चे सेलिंग स्टार्ट कर दें, मेरे कंपटीशन में आके स्टोर खड़ा कर दें, nobody cares about how much money you have. It's all about product. It's all about the value. आपको भी पता है, अगर रियल स्टेट की हम बात करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करें, दैट्स व्हाई रियल स्टेट में भी बड़े ब्रांड्स भी हैं, छोटे ब्रांड्स भी हैं, और एक दफा परसेप्शन बन जाती है कि फलाने जो ब्रांड है ना, उनके टाइल्स खराब ही होती हैं हमेशा, या उनका जो किचन का सामान है वो उनकी लकड़ी खराब हो जाती है। वो परसेप्शन नहीं जाती, फिर हमेशा बायर सेल करते हुए एजेंट से बता रहे होते हैं, फलाना है ना वो पानी लास्ट टाइम आपको पता ना आया था तो वो उनकी बिल्डिंग खराब हो गई थी। अब कितना बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन क्या प्रोडक्ट के ऊपर ये इम्पैक्ट, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बड़ा है तो रिस्क मार्जिन भी बहुत बड़ा है। अब उनको दोबारा वो रीबिल्ड करना, प्रोडक्ट्स में क्या होता है, आपकी एक दफा फॉर एग्जांपल आपकी एक रेपुटेशन खराब हो गई आपकी प्रोडक्ट की, आपको लगा कि यार आई कांट रिकवर इट बैक, what you have to do, you just have to take all the inventory back, rebrand it with the new packaging, effort उतनी ही लगेगी from the very first day जितना आपने लगाया, back to square one वाली बात है। लेकिन क्या रिस्क उतना ज्यादा है जितना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क है? नहीं। तो मार्केटिंग और ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में परफॉर्म करें। अगेन अगर ई कॉमर्स में आए, तो जो ई कॉमर्स का यूएई का रिस्क है वो यूएसए के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। यूएसए तो आपको उठा उठा के फेंकती है मार्केट बाहर। यूएसए में अमेजॉन आपको कहता है कि मुझे अपनी जायदाद भी मेरे नाम कर दो, ऐसा अमेजॉन बिहेव करता है यूएस में। आपके रिमूवल पे पैसे लगेंगे, आपके स्टोरेज पे पैसे लगेंगे, आपके एफबीए पे पैसे लगेंगे, आपके पिक पैकशिप पे पैसे लगेंगे। आपको कंप्लायंस का कोई प्रॉब्लम आ गया, उसी टाइम आपकी लिस्टिंग बंद है। आपसे बाद में पूछेंगे, लिस्टिंग पहले बंद करेंगे। तो क्या ये सबके साथ होता है? नहीं, ये सबके साथ नहीं होता है सुहेब। जब आप पुराने हो जाते हैं, 5 6 7 साल पुराने हो जाते हैं अमेजोन पे, आपको अमेजोन समझ जाता है कि यार ये सीरियस सेलर है, ये ऐसी फजूल प्रोडक्ट्स नहीं बेचता। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा इसकी लिस्ट के साथ, हम इससे कांटेक्ट करेंगे। बकायदा आपको एक ईमेल आती है कि आप हेल्थ एश्योरेंस में आ गए हैं। कोई भी मसला होता है आपके अकाउंट के साथ, हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, एंड एज फार एज यू अग्री टू रिजॉल्व दैट इशू विद अस, वी आर ओके, वी आर नॉट गोइंग टू क्लोज योर लिस्टिंग और योर अकाउंट एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। तो वो काइंड ऑफ सेफ्टी या पीस ऑफ माइंड आ जाता है सेलर के पास। लेकिन उस स्टेज तक जाने के लिए आपने कॉन्स्टेंट एफर्ट करनी है, 2 3 4 साल। अब वाई ई कॉमर्स एंड वाई अमेजोन? वही बात, कम पैसों से एंड वेरी मीगर बैरियर टू एंट्री। हर बंदा स्टार्ट कर सकता है, तो ये दो, और हर जगह से फ्लूइड बाउंड्रीज हैं। कोई जियोलॉजिकल प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि आप इधर ही बेचेंगे। पूरी दुनिया में जहां से बैठ के जैसे भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आई एम सॉरी टू से, जो कि हमारी हर इंडस्ट्री में आपको नजर आएगी। ई कॉमर्स में क्योंकि बायर को ये नहीं पता होता कि लड़की औरत बेच रही है या मर्द बेच रहा है, लड़की है या लड़का है, तो जो जेंडर बायस्ड फैक्टर्स होते हैं ई कॉमर्स में वो प्ले नहीं करते। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि फेवर करती हैं ई कॉमर्स के लिए, मेल के मुकाबले में औरतों को ज्यादा ई कॉमर्स फेवर करता है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है। अच्छा, चलिए आपकी बात को मेरे ख्याल से इस सवाल को इस तरह से कंक्लूड करते हैं। इसको इस तरह से हम करते हैं और देखते हैं कि व्यूअर्स क्या बताते हैं इसके बारे में। जैसे आपने बताया कि एक चीज़ को डेवलप करने में कम से कम जो आप बता रही हैं 2 3 साल तो मतलब पेशेंस आप रखें ही। और बात वही हो गई कि जिस दिन आप बीज लगाएंगे फल उस दिन तो नहीं आएगा। फल को आते 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 पानी डालते डालते आपको प्लांट को या दरख्त को फल आते आते टाइम लगेगा। एक आम ये नेचुरल सी मेरे ख्याल से ना कि 2 से 3 साल। इकरा कैसे 2 से 3 साल? आप यकीन कीजिए, ऐसे लोग आते हैं वो कहते हैं हमें दूसरे महीने पैसे चाहिए। मैडम हमने फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसे कॉल्स आती हैं अक्सर, मैं अगर 10,000 दिरहम लगाता हूँ तो बताएं मुझे कितना प्रॉफिट होगा।
इस मेंटालिटी के साथ ज़ुहैब मैं कहती हूँ आई कैन नॉट वर्क। आपको आपको एक वीए चाहिए है जो कि बस आपका अकाउंट मैनेज करे। यू डोंट वांट बिजनेस मैनेजर। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस वाली सेंस करनी होगी। इस तरह नहीं हो सकता मैं इतना लगाऊंगा तो मुझे इतने वापस, ये कोई मतलब इट्स नॉट अ सट्टा, इट्स नॉट अ जुआ। तो इसका मतलब ये बात सही हो गई कि जो 5% लोग हैं जो बिजनेस को समझ सकते हैं और उसमें रह सकते हैं, 95% और जॉब आई करने वाले बिलीव लोग इसी 5 वजह भी से हैं, नहीं है, क्योंकि आई बिलीव 5 मेंटेलिटी भी का नहीं मसला है। है, मुझे ऐसा लगता है इट्स नहीं नहीं 5 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इट्स कितने 1 to 2 कितने परसेंटेज है? मैक्सिमम। इट्स 1 to 2 मैक्सिमम। क्योंकि क्योंकि पेशेंस का गेम है सारा, मैं आपको सही बात बताऊं। और दूसरा सर्कमस्टांसेस मैटर्स अ लॉट। अगर आप एक आइडियल सिनारियो की बात करें, फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी हैं, दोनों जॉब्स करते रहे हैं, दोनों ने सेविंग्स की हैं, एक स्पाउस जो है वो जॉब कंटिन्यू करता है, दूसरा स्पाउस जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है। जो स्पाउस जॉब कंटिन्यू कर रहा है उसने किचन का मसला रिजॉल्व कर दिया हुआ है। आप बिजनेस करें, दूसरा स्पाउस को, एक स्पाउस अपने दूसरे पार्टनर को कह रहा है आप बिजनेस कीजिए, किचन की परेशानी नहीं लेनी है। 2 से 3 साल तक आई कैन मैनेज किड्स, आई एम गोइंग टू मैनेज होम, यू आर जस्ट गोइंग टू बिल्ड द ब्रांड। तो ये पीस ऑफ माइंड अगर आता है तो बिजनेस बिल्ड होता है। देखिए, अगर मैं हर एक ख्वाब और वो जो इतना बाग दिखाने वाली बात है, आज ही आइए, आज ही पाइए, कल ही पैसे आ जाएंगे, ये उस सिनारियो में होता है जब आपके पास स्पेयर अमाउंट, मतलब कैसे कहना चाहिए, आपके पास पैसे पड़े हुए ही नहीं है और आपको फौरन किचन के लिए अमाउंट चाहिए। बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप नौकरी देखिए, आप नौकरी कीजिए ताकि बच्चे खराब ना हो, घर खराब ना हो। अगर आपका किचन रिजॉल्व है, आपको ये परेशानी नहीं है कि मेरे बच्चों के स्कूल की फीस कौन देगा। होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए यस किसी भी हाल में। यस, ये जो एक एक मेंटालिटी आ गई है ना, या सबको ये बता दिया है कि बस आपने बिजनेस शुरू करना है, आप फ्रीलांसर हो जाएं, आपको एक स्किल सीख लें और उसके बाद उस स्किल को आप लेके पूरी दुनिया में बेचें। भाई उस स्किल के ना, आप सोच रहे होंगे ना, 10,000 एक्सपर्ट्स ऑलरेडी मौजूद होंगे। इतनी तेजी से लोग इवॉल्व करते हैं। हमारा जो सिस्टम इतना एडवांस नहीं है। अगर आप गोरों में जाएं, वो टेक्नोलॉजी या वो स्किल आके खत्म हो चुकी होती है जब तक हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो मतलब बिजनेस के लिए आपको एक दिल की ताकत और जेब की ताकत दोनों चाहिए। अगर वो नहीं है तो ये नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात, नसीब का कितना अमल दखल है? हाँ यही मैं कहने लगी थी। दूसरी बात ये कि एक तो नसीब। अब नसीब का क्या होता है कि आप सब कुछ ही छोड़ दें नसीब पे। भाई मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरे साथ होता ही बुरा है, मैं तो कभी सक्सीड ही नहीं कर पाता। ब्लेम गेम करना। जो बंदा ज़ुहैब, ये मैंने देखा है, प्रैक्टिकल मैंने देखा है, जो बंदा अपनी पूरी लाइफ ये कहता रहता है ना कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मेरे बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मेरी बहनों ने मुझे लूट के खा लिया, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मेरे क्लास फेलोज बहुत मीन थे, उन्होंने मेरी असाइनमेंट्स में हेल्प नहीं की, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मुझे तो पार्टनर ही अच्छा नहीं मिला, फलाने को देखो उसका मियाँ ऐसा है, फलाने को देखो उसकी बीवी ऐसी है, मेरे साथ ये नहीं हुआ क्योंकि मेरे बच्चे ही सपोर्टिव नहीं है, मेरे बच्चे ही बड़े चैलेंजिंग हैं, मेरे ससुराल ऐसा है, मेरा मैका ऐसा है। मतलब हर कोई बुरा है, गवर्नमेंट बुरी है, सोसाइटी बुरी है, फ्रेंड्स बुरे हैं, सब पे ब्लेम है, लेकिन अपने पे कोई ब्लेम नहीं है कि मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं तो जो भी करता हूँ खराब होता है। जब एक इंसान अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले ही नहीं पाता, या जब एक इंसान अपनी जिंदगी, क्या कहना चाहिए कि वो खुद से ओन ही नहीं कर पा रहा, जो भी कुछ हो रहा है भाई मेरी वजह से हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल एक्सेप्ट मी। जब ये एटीट्यूड आप में नहीं ना होता, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा हार्ड हेडेड, थोड़ा सा डिसीजन मेकर बंदे को बनना पड़ता है, जरूरी है। अगर आप सारी चीजों का ब्लेम इधर उधर 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 फेंकते रहेंगे, कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ओनली यू आर। मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हैं आई थिंक आपके। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे, पैसे का सोचेंगे तो हाँ पैसा हाँ, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा लेकिन देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़ुहैब, उसमें ये भी है कि मैं अगर ये सोचूं कि मैं 1 साल के बाद 1 मिलियन दिरहम सेव कर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या सिर्फ मेरे सोचने से हो जाता है? नहीं।
उसमें आपको रियलिटी भी एफर्ट होनी पुट इन चाहिए करनी उसकी। पड़ती है ना। अब फॉर एग्जांपल ब्रायन ट्रेसी, आई वाज लिसनिंग टू हिम लास्ट वीक एंड ही सेड दैट आप पेपर निकालें, 10 गोल्स लिखें, और गोल्स आपने इस तरह से लिखने हैं कि ये चीज मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दिस कार, आई वॉन्ट दिस होम, आई वॉन्ट दिस मच ऑफ मनी, आई वॉन्ट दिस मच ऑफ लैंड, फलाना ढिमकाना जो भी, आई वॉन्ट दिस ब्रांड, आई वॉन्ट दिस लग्जरी। उसके बाद आप उन एक मैजिक वॉन्ड लें और आप सोचें कि ये एक इन 10 में से एक ऐसा गोल है जो कि अचीव हो गया। अब बताएं वो कौन सा गोल है जो कि आपको लगता है ये अचीव हो गया ना तो मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, हम वो वाली बात कर रहे थे लिस्ट के ऊपर, एंड देन यू टेक दैट वन विश, जिसको आप कहते हैं कि यार ये विश पूरी हो गई ना तो मेरे मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे सारे के सारे। अब आपने उस एक विश को लेके अपना पूरा ग्राउंड बनाना है कि मैंने इस एक विश को पूरे एक साल में कैसे अचीव करना है। नाउ अब अगर आप कहते हैं कि ये विश मैंने लिख ली और ये मैंने यहाँ दीवार पे लगा दिया सामने, ये चीज मुझे सुबह शाम नजर आती है, उससे क्या होता है कि मेरे मोटिवेशन डेवलप होती है कि आई हैव टू अचीव दिस। कुछ लोग क्या करते हैं, इट्स अ वेरी क्रेजी एग्जाम्पल, गोरों में मैंने अक्सर ये देखा है, उनको कोई स्पोर्ट्स कार चाहिए, वो कार की तस्वीर लेके दीवार पे लगा देंगे। उनको कोई मेंशन चाहिए या कोई उनको कोई भी टारगेट अचीव करना है, उसको वो तस्वीर लेंगे या वो लिखेंगे और वो दीवार पे लगा देंगे, एंड देन दे फॉलो दैट। उससे होता कुछ नहीं है, दीवार पे लगाने से चीज आपकी हो नहीं जाती है। इट्स जस्ट दैट कि वो एक मोटिवेशन सुबह शाम आपके पास आती रहती है और आपको याद रहता है, ऑल्दो वो बैक ऑफ द माइंड आपके कहीं होता है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी वो वही है आपका गोल, लेकिन जब आप लिख लेते हैं ना तो वो सुबह शाम आपको मोटिवेट करता है कि यार आई नीड टू अचीव दिस और इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। सो दिस इज हाउ इट वर्क। अदर देन दैट, अगर किसी बंदे में नुकसान करने का हौसला नहीं है, वो बिजनेस नहीं कर सकता। आप मेरी एग्जांपल ले लें, मैं यूजुअली मैं ये बात नहीं करती। ये बहुत बड़ी बात की आपने। हाँ, कोई भी नहीं तो चाहता अपना अगर नुकसान करने का, हाँ, तो तो इसलिए अगर आप बिजनेस में नुकसान नहीं नहीं कर है। सकते तो फिर आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि मेरे पास जब मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, मेरी 3-4 लॉन्चेस तो यूं ही फेल हो गई शुरू में, क्योंकि जब भी आपको नया काम करते हैं आपको क्या पता कि ये काम ठीक है या नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस क्या, पर्टिकुलरली किसी भी बिजनेस में आप भी जॉब करते हैं, ज़हेब आप कितने बड़े ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं, आपने उनको भी देखा होगा। अच्छा, आप कितने बड़े ब्रांड के साथ काम करते हैं ज़हेब, आपने उनको भी देखा होगा कि क्या उनका बिजनेस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सक्सेसफुल है? ऐसा नहीं होता। कितना लॉसेस उन्होंने बर्दाश्त किए होंगे, कंपटीशन फेस किया होगा, उसके बाद कहीं जाके उनके पैसे बनना जो है वो शुरू हुए होंगे। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कमाई शुरू कर दूं और मार्केट से सारे लोग चले जाएं क्योंकि जी इकरा आ गई हैं सेल करने के लिए, ये तो मुमकिन नहीं है। हर बंदे को उस मार्केट से पैसे बनाने हैं। तो अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पहले दिन ही आऊंगी और अपने कंपटीशन को यूं करके उड़ाऊंगी मार्केट से और उसकी प्राइस पे ला के बेचूंगी और उसके सारे बायर्स मेरे पास आ जाएंगे, ये तो फुलिश थिंकिंग है, ये तो फूल्स पैराडाइज में होता होगा, यहाँ रियल में तो ये नहीं होता, दुनिया में तो ये नहीं होता। आपको बड़ा compete करना पड़ता है, फिर कहीं जाके जो है वो आप उस लेवल पे जाते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा आपने इसको कंक्लूड किया है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, बट इट इज टाइम टेकिंग, एंड इसके अंदर लश करना, होल्डिंग कैपेसिटी, वो जो आपने किचन की एग्जांपल दी कि अगर ये एक चीज चल रहा है और उसके बाद फिर दूसरा बंदा उस पर फोकस कर रहा है, मतलब आपका एटलीस्ट किचन अगर चल रहा है, तो ये भी आपने इनडायरेक्टली बता दिया कि भाई जॉब छोड़ के बिजनेस ना करो, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप जो है जॉब से भी जाओ और आप बिजनेस भी ना चल पाए। मतलब आपका जो है वो दाल रोटी वो सारा कुछ चल रहा होना चाहिए ताकि आप जो है साथ साथ बिजनेस करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आई थिंक ये मेरा इस टॉपिक को लेकर लास्ट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक हम इसको मल्टीपल पार्ट्स में भी कर सकते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि ये जो हम लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं और जो लॉसेस वगैरह के बारे में बात करते हैं, इसमें मार्केटिंग का क्या रोल होता है? इसमें मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या मार्केटिंग के बगैर लोग मार्केटिंग में पैसा लगाना ही नहीं चाहते? जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते नहीं भाई प्रोडक्ट में ही ऑलरेडी बहुत पैसे लग गए, और मार्केटिंग में जो पैसा लग रहा होता है वो नज़र नहीं आता है, बेसिकली वो बैनर की सूरत में या वो प्रमोशन की सूरत में वो पैसा मतलब नजर नहीं आ रहा होता और वो पैसा जा रहा होता है, लोग लगाना ही नहीं चाहते उसके अंदर, और उनका बजट भी होता है शायद 1% 2%। मैंने सुना है और जो बचपन से हम सुनते हुए आए हैं कि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है और जो ज़्यादा दिखती है चीज़ वो ज़्यादा बिकती है। तो बहुत सारे लोग तो शायद इस वजह से ही फेल हो जाते होंगे कि वो मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। क्या कहती हैं आप इस बारे में?
अच्छा देखिए, मार्केटिंग का क्या है, एक सिंपल सी बात है, आप अपने घर में कोह-ए-नूर रख के जो है वो बैठे हैं। द लास्ट पॉसिबल डायमंड, द मोस्ट प्योरेस्ट वन, और लोगों को लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन आप किसी को बता ही नहीं रहे कि मेरे पास कोह-ए-नूर है। जब आप बताएँगे नहीं, तो कोई कैसे आपको बिड करेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, या कोई कैसे आपकी वो प्रोडक्ट लेगा? दूसरा, मार्केटिंग, मार्केटिंग इज़ सो क्रूशियल इन माय ओपिनियन। आपके पास प्रोडक्ट बिल्कुल एवरेज सी है, लेकिन अगर आप तगड़ी मार्केटिंग कर देते हैं ना उसकी, वो फिर भी निकल सकती है। बेस्ट एग्जाम्पल इस टाइम ये लबूबो करके कोई वो प्रोडक्ट है, वो कोई पप, मतलब वो क्या है, वो स्टफ टॉय है, वो क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आता वो है क्या चीज। लेकिन आप देख Nothing, लीजिए, nothing. It's like a toys only, right? हाँ वो क्या है फजूल, उसको बर्किन्स के साथ लगा लगा के टिकटॉकर्स दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, फेसबुक पे दिखा रहे हैं। आप देखिए प्रोडक्ट कुछ नहीं है, मार्केटिंग ने क्या से क्या कर दिया। लेकिन उसमें एक और पॉइंट इसमें ये आता है कि जब आप बेस्ट मार्केटिंग करते हैं ना एक एवरेज प्रोडक्ट की, आप एक सर्टेन टाइम तक बेच सकते हैं, उसके आगे नहीं बेच सकते। अब लबूबो वन, लबूबो टू, लबूबो थ्री नहीं आएगा, वो बस एक ही दफा उन्होंने पैसे बना लिए, जैसे ही मार्केट से ट्रेंड गया वो गए, कितना ही स्टे करेंगे मार्केट में। लेकिन आपकी प्रोडक्ट बेस्ट है, आपकी मार्केटिंग बेस्ट है, तो आप सालों बेचेंगे मार्केट में, क्योंकि अब आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया है एक दूसरे को। तो मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एक सर्टेन बजट होना चाहिए मार्केटिंग का। हम अपनी जब ई कॉमर्स लॉन्चेस कर रहे होते हैं, तो हम गिव अवेज का एक सर्टेन बजट रखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने वैसे ही दे देनी है, हमने कहना है कि ये प्रोडक्ट ले लो, हमें सिर्फ अपना ओपिनियन दे, तुम्हें हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी। तो इतनी इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग, करेक्ट। मेरे ख्याल से एक ये भी बहुत बड़ा फेलियर होता है। एक तो बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं, आई थिंक वो मार्केटिंग ही जी, नहीं जी, करते, वो जी। पैसे ही नहीं उनको ये लगाते लगता है कि बेसिकली। ये ज़ाया हो रहा है। एक्चुअली ये पैसा मल्टीप्लाई होके आता है। अच्छा, मार्केटिंग का जो एक फंडा मैं कहूँगी, या मैं उसकी क्लैरिटी देने के लिए आपको बताऊँ, मार्केटिंग का चक्कर ये है कि आज मैंने लगाया ना $10, उसका मुझे रिटर्न आज नहीं आएगा। वो मे बी मुझे 3 महीने बाद रिटर्न नज़र आए, 6 महीने बाद रिटर्न नज़र आए, क्योंकि होता क्या है, मैंने आज अपना अपना मार्केटिंग का बजट लगाया, अभी तो मैं लोगों को दिखना शुरू हुई हूँ। अभी तो ना मेरी कोई सोशल एक्सेप्टेंस है, ना कोई मेरी अथॉरिटी बिल्ड हुई है, ना लोग मेरे बारे में जानते हैं, ना उन्होंने मुझे टेस्ट किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप $100 लगाएंगे और फौरन से 1000 की सेल आपको उस पर जनरेट हो जाएगी, 10% का एक कॉस्ट आपको उस पर मिल जाएगा, 10 ROAS आपको उस पर अचीव हो जाएगा? ऐसे नहीं होता भाई। जब आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ये आसमान पे जाता है हिट करके आपका एक कॉस्ट, जैसे ही आपने प्रोडक्ट लॉन्च की, उसके बाद स्लो एंड ग्रेजुअली वो नीचे आना शुरू होता है। जब लोग बाय करते हैं, प्रॉपर रिव्यूज करते हैं, आने वाले भी रिव्यूज एंड रेटिंग्स को देखेंगे, आपके बारे में पढ़ेंगे कि आप प्रॉपर ब्रांड है, फिर सेकंड बाइंग, थर्ड बाइंग, फोर्थ। आप ब्रांड हमेशा रिपीटेड बाइंग से बनते हैं, वन टाइम बाइंग से कोई ब्रांड नहीं बनता। जब लोग आपको रेकमेंड करें और आपके रिपीट बायर्स बन जाएं, समझें कि आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अदरवाइज आप हमेशा एक ही प्रोडक्ट बेच रहेंगे। जैसे मैं यूजुअली पीएल के लिए, अगर आप कहें ना कि कैसी प्रोडक्ट होती है पीएल के लिए, हर प्रोडक्ट तो पीएल नहीं बन सकती है। किचन नाइफ्स पीएल बन सकती हैं, वेरी डिफिकल्ट प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है। ऐसी प्रोडक्ट जिसमें थोड़ी सी न्यूअलिटी हो, या आप अपने आप को पोजीशन ऐसे करें कि आप जैसा मार्केट में कोई नहीं है, लोगों को ये लगे कि मैं जिंदा कैसे था भाई इस प्रोडक्ट के बगैर 10 साल से, मुझे तो मर जाना चाहिए था, मुझे पता ही नहीं था ये ऐसे ऐसे डाइंग डाइंग स्ट्रैटेजी के साथ मार्केटिंग की जाती। साइकोलॉजी प्लेज अ बिग रोल इन मार्केटिंग। मतलब लोगों की जहन साजी होती है कि आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इसके बगैर एक खाली हैं, आप तो आप लेंगे उसको फौरन, भाई मुझे मेरे पास होना चाहिए। आप ये देखिए कि जुहेब कॉस्मेटिक ब्यूटी इंडस्ट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, आफ्टर ऑब्वियसली द वॉर, द वेपन्स। अब आप ये देख लीजिए कि इस इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स में, ब्यूटी में, क्या ही ऐसा है कि जो आपको रातों रात खूबसूरत बना देगा। सिर्फ परसेप्शन है लड़कियों की, दैट्स इट। फीमेल की परसेप्शन है कि ये प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ तो मैं रातों रात जो है ना वो मतलब मॉडल बन जाऊंगी मैं ये प्रोडक्ट यूज करके, या मैं ऐसी हो जाऊंगी, या मैं उसकी जैसे दिखने लगूंगी। आपको भी पता है कि अगर कोई ब्रांड जो कि मतलब
किसी भी एक्ट्रेस को यूज करा है, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, किसी भी एक्ट्रेस को यूज करता है, क्या वो ब्रांड वो एक्ट्रेस यूज करती है? हमें पता है कि वो नहीं यूज कर रही, स्टिल वो ब्रांड उसको अपने ब्रांड एम्बेसडर में लेके आता है, लाखों डॉलर वो पे करता है उस एक्ट्रेस को। अपने एक्ट्रेस को बुलाएंगे, एक्ट्रेस को बुलाएंगे, उनसे वो इनॉग्रेट करवाएंगे, फीता कटेगा, प्रॉपर ब्रांड एंडोर्समेंट होगी, वो अपने सोशल मीडिया पे उसको लगाएंगे। क्या सोने से उनका कोई ताल्लुक है, या मेटल से, या फिर डायमंड से उनका कोई ताल्लुक है? कुछ नहीं। उनके होने से भी डायमंड डायमंड ही है, उनके ना होने से भी डायमंड डायमंड ही है। इट्स जस्ट अबाउट द रीच। आपका जो ऑनलाइन एसेट है, या फिर आप समझें कि जो आपकी डिजिटल रियल स्टेट है, वो कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी आपकी डिजिटल रियल स्टेट, उतनी बड़ी आपकी एबिलिटी आजकल के टाइम में। बेहतरीन बेहतरीन। मतलब एक तो आपने इसके अंदर आई थिंक बीच बीच में आपने क्वालिटी का भी जिक्र कर ही दिया कि जो रिपीट ऑर्डर आएंगे, और जो आपने बताया कि एक दफा तो मार्केटिंग से लोगों ने प्रोडक्ट खरीद लिया, बाद में अगर वो खरीदेंगे तो क्वालिटी अगर अच्छी होगी, बस ए वन टाइम परचेज या सेलिंग। और ब्रांड रिपीट बाइंग से ही बनेगा, वन टाइम बाइंग से कोई ब्रांड नहीं बनता, कोई भी नहीं बनता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि मेरी प्रोडक्ट इतनी पेरिशेबल होनी चाहिए कि मैं क्या नाम है, आलू के चिप्स बेचूं, आज खाएं लोग, कल दोबारा खाएं। हर प्रोडक्ट आलू का चिप्स नहीं होती ना, हर प्रोडक्ट एक दिन में कंज्यूम नहीं होती है। ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे एलईडी लाइट्स होती हैं, जैसे लैंप्स होते हैं, जैसे घड़ियां होती हैं, जैसे सोफास होते हैं। एक दफा कोई लेता है, उसके बाद वो दोबारा थोड़ी वो सोफा 1 महीने बाद बाय करेगा। लेकिन क्या सोफे की कंपनीज दोबारा सोफा नहीं बनाती? वो बनाती हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक टाइमलाइन होती है ना हर प्रोडक्ट की, वो उसको अंडर कंसिडरेशन रख के अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी करती है। लेकिन ज़हेब, एक बात यह है कि ई कॉमर्स सिर्फ मेन बिजनेस नहीं है। ई कॉमर्स इज अ वेरी गुड साइड हसल। अगर जैसे आपकी बात से बात निकली है, अगर आप खुद नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ, मेरी विश है फॉर एग्जांपल, पूरी भी हो सकती है अल्लाह ने चाहा तो, अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो है ना वो मेरी एयरलाइन हो अपनी, तो क्या मैं हर जहाज खुद उड़ाऊंगी? नहीं भाई, मैं पायलट्स हायर करूंगी। अगर मैं ये चाहती हूँ कि एक मेरा बहुत बड़ा ब्रांड हो, तो क्या मैं सब सीखूंगी? मैं मार्केटिंग सीखूंगी, मैं सोर्सिंग सीखूंगी, मैं इंपोर्ट सीखूंगी, मैं कस्टम क्लियरेंस सीखूंगी, वीडियोस में मैं खुद मॉडल बन के आ जाऊंगी, इमेजेस मैं खुद डिजाइन करूंगी, फाइनेंस में खुद मैनेज करूँ, टैक्सेस में खुद मैनेज करूँ, पीपीसी में खुद नहीं। आई विल हायर द पीपल हु आर गुड एट इट, आई विल पे देम, और वो मेरा काम करेंगे। तो अगर ये मैं सोचूं कि मैं ही सारे जहाज उड़ाने लग जाऊंगी, तो मैं तो कभी भी एयरलाइन नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे पायलट हायर करने पड़ेंगे, स्पेशलिस्ट रखने पड़ेंगे। तो ई कॉमर्स या किसी भी बिजनेस में यही है। जैसे आपका बिजनेस, आप बेस्ट एग्जांपल है रियल स्टेट इसकी। आपके पास कितना एम्प्लॉई है? अगर फॉर एग्जांपल ओनर ऑफ द कंपनी या हेड ऑफ द कंपनी बोले मेरे पास इतना पैसा है, मैं सारा कुछ खुद करूंगा, वो कभी भी नहीं कर सकते। उन्होंने विंग्स बनाए हुए होंगे, विंग्स के अंदर उनके हेड्स होंगे, हेड्स के अंदर फर्दर टीम्स होंगी, टीम्स के अंदर फर्दर टीम लीड्स होंगे। तो अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है, डजंट मीन कि अगर आपको ई कॉमर्स नहीं आता तो आप ई कॉमर्स नहीं कर सकते। आप हायर करें ना ऐसे लोगों को जिनको आता है, उनकी एक्सपर्टीज का उनको पे करें, एंड बिल्ड योर ब्रांड। वो आपको आपका बिजनेस बना के देंगे। मैं असल में बोलने ही वाला था, कि जिन लोगों को ई कॉमर्स करना है और जो ये वीडियो देख रहे हैं, इकरा को अप्रोच करें। मेंटोर चाहिए, मेंटोर के बगैर इतना नुकसान तो वैसे बिजनेस में होगा ही होगा, तो ये शायद बड़े नुकसान से आपको बचा मेंटोर के लेंगे। साथ 10 दिरहम का होगा, मेंटोर के बगैर 100 दिरहम का होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो चलें इन एट लास्ट आई थिंक ये तो मेरे ख्याल से आपके साथ अगर हम पॉडकास्ट करें तो वो तो वी कैन गो आवर्स एंड आवर्स। आई थिंक हम इसको कंक्लूड करते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। इसको हम इफ यू फाइंड सम फर्दर टाइम लेटर ऑन, हम उसके ऊपर एक पार्ट 2 भी कर सकते हैं, इंग्लिश वर्जन भी कर सकते हैं। और हम बताएं कि आपका जो बिजनेस है वो क्या है, और क्या सर्विसेज देते हैं आप लोग, कैसे लोग। अच्छा, हम एक्चुअली अमेजोन एसपीएन है। एसपीएन होता है अमेजोन सर्विसेज नेटवर्क के ऊपर जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो उनको एसपीएन बोलते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर नेटवर्क। और हम ग्लोबली पीएल लॉन्च सर्विसेज देते हैं फॉर टू बिजनेसेस। तो अगर आपको
अमेज़न पे या मैं स्पेसिफिकली अमेज़न की बात करती हूँ क्योंकि मेरी स्पेशलिटी ज़्यादा अमेज़न पे डेवलप हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम करते हैं, ऑब्वियसली मेरी स्पेशलिटी अमेज़न की डेवलप हुई है, तो अमेज़न एंड पीएल से रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्यूरी है, लाइक कंपनी फॉर्मेशन है, टैक्सेस मैनेजमेंट है, आपको ट्रेडमार्क्स में हेल्प चाहिए है, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, फ्रेट, लॉजिस्टिक्स, इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट, रैंकिंग मैनेजमेंट, उसके बाद आपके इमेजेस होते हैं, वीडियोग्राफी होती है, पीपीसी होती है, तो ईच एंड एवरीथिंग which revolves around private label launches, branded launches on Amazon, हम उसमें काम करते हैं. And important point here is, as a person, as a company, obviously हमारी services की company separate है, हम registered business हैं, not just here in UAE but globally we are providing services. Other than that, मैं खुद सेलर हूँ अमेजोन पे और मेरे अपने जो ब्रांड्स हैं वो लॉन्च्ड हैं अमेजोन पे, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि कितनी कितनी डिफिकल्टी होती है किसी भी सेलर को जब वो नया बिजनेस स्टार्ट करता है। तो हम सिर्फ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये इशू है, इसको इस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि देखिए वन फिट ऑल कोई भी चीज इस बिजनेस में काम नहीं करती है। देयर इज ऑलवेज अ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन एज पर सिचुएशन। अगर एक बंदा यूके में मौजूद है और उसको जर्मनी में लॉन्च करना है, उसकी कंप्लायंसेस, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। अगर एक बंदा यूएई में मौजूद है और उसने यूएस में लॉन्च करना है तो रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। जिस जगह पे यानी कि आप यूएई में होते हुए यूएई में लॉन्च करेंगे, इट्स अ डिफरेंट गेम, इट्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। उसके बाद आपके पैसे बड़े डिपेंड करते हैं, आप कितने पैसे लगाना चाहते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, कितनी पेशेंस के साथ आप ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस की। अगर नहीं कर सकते तो मैं शुरू में बता देती हूँ कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, आप किसी और बिजनेस में जाइए, क्योंकि ये तो फिर क्योंकि देखिए साहेब, 1 2 3 महीने की गेम नहीं है। इट विल टेक ईयर्स फॉर यू टू बी देयर विच यू वांट। आपने बताया मिनिमम 2-3 हाँ, साल की गेम है, तो मिनिमम। 3 साल तक अगर आप मुझे मैं आपको परेशान करती रहूंगी तो हम बिजनेस तो नहीं कर सकते, हम तो बस लड़ते ही रहेंगे जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले दिन से डेवलप नहीं होगी, क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग विद कंपनीज, वी आर वर्किंग विद पीपल एंड पीपल आर पीपल एवरीवेयर। अगर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको एक वाइब आ गई है ना एक बंदे से, आप यकीन कीजिए 3 महीने बाद भी वो सेम वाइब ही आनी है, क्योंकि वो एक सिक्स सेंस होती है इंसान की। जब वो एक रिलेशनशिप किसी से बिल्ड कर रहे होते हैं बिजनेस करने के लिए, आपको पता होता है कि ये लॉन्गर टर्म में चलने वाली चीज है या नहीं। एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग एग्जाम्पल है, मैंने अपने सर्कल में लॉन्चेस देते हुए करते हुए लॉन्चेस, क्योंकि मुझे सेलर को सपोर्ट करना था, उनके फ्रेट में कोई मसला आया, हमने खुद अपनी पॉकेट से $2000 पे करके उनका फ्रेट क्लियर किया। और ये मैं सिर्फ पहली दफा आज आपको बता रही हूँ, ये उनको भी नहीं पता कि हमने उनके लिए ये किया, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी सिचुएशन में थे, हमारे पास आए थे वो किसी और वीए के प्रॉब्लम्स की वजह से। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो मेरे जानने वाले थे, तो वो एक फैक्टर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए पैसे लगा रहे होते हैं, लेकिन $100-200 लगा कि अगर किसी का बिजनेस सिक्योर हो जाता है तो ये सिर्फ वही करेगी कंपनी जो क्रेडिबल है, जिसको पता है कि ये क्लाइंट मुझे 10 और क्लाइंट ला के देगा। अगर आप सिंपल एक अनरजिस्टर्ड बंदे के साथ काम करते हैं जो कि सिंपल फ्रीलांसर है, जो जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो आपको आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट नहीं करता। ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने किसके साथ काम करना है। तो क्या नाम है कंपनी का आपके? इनोवेक्स एंटरप्राइजेस, यस करेक्ट। हमारी वेबसाइट है innovexenterprises.com। सारी सर्विसेज हम लोग की वहाँ पे लिस्टेड हैं। अगर किसी ने हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होता है तो हमारा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कांटेक्ट किया जा सकता है, वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। क्या मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे वो हाउस वाइफ्स होती हैं बहुत सारी यहाँ पर, जो हस्बैंड्स यहाँ पे जो शादी करके ले आते हैं और वो घर पे रहती हैं, और लड़कियाँ या जो वाइफ्स होती हैं वो फारिग रहती हैं, अपना पैगाम देते हैं उनको वो क्या करें? मतलब उनके पास तो कैपिटल भी नहीं है, मतलब उनके पास तो मतलब समझ लें आप, वक्त के अलावा कुछ भी नहीं उनके पास, वो क्या करें? ज़हेब, वक्त ही सब कुछ है। मैं कहती हूँ कि शायद मेरे पास 24 की बजाय ना 28 घंटे हो तो 4 घंटे मुझे ज़्यादा मिल जाएंगे। आई कैन अचीव मच मोर इन दोज 4 आवर्स। वक्त सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो अगर आपके पास वक्त है ना, एक तो ये कि अब आपको क्या पसंद है, आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं। आप ब्यूटिशियन हैं, आप राइटर हैं, आप कंटेंट पे काम करती हैं, आप वीडियोस पे काम करती हैं, तो आप कंटेंट पे काम करती हैं, आप सीवी राइटिंग करती हैं, आप टीचर हैं, आप करियर काउंसलर हैं, आप वेब डेवलपर हैं,
कुछ भी आपने किया हुआ है अपने आप को लीगलाइज करें, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आके आपको, अगर आप लीगल नहीं है, आपके पास परमिट नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप फ्रीलांस परमिट ले सकती हैं, आप लाइसेंस ले सकती हैं अगर आप चाहती हैं, दैट इज योर चॉइस। बिजनेस स्टार्ट करने वाला बंदा होना चाहिए, 5 से 6 हज़ार में आपको परमिट मिलता है, आप बिजनेस करें और आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। भाई आपकी स्किल सिर्फ ये नहीं है कि मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैं कोरमा बहुत अच्छा बनाती हूँ। आपकी स्किल ये है कि आप मार्केट में कैसे ऑपरेट करते हैं, 4 लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करना जानती हैं या नहीं जानती हैं। सिर्फ घर में रह के सब कुछ करना, मैं ये नहीं कह रही कि कोई बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसमें खुश हैं, बी विद इट, गुड, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई स्किल है और आप हमेशा ये फील करती हैं अपने आप में कि यार आई एम मोर देन दिस, मैं इसके अलावा भी कर सकती हूँ, तो उसके लिए आपको खुद ही स्टेप उठाना पड़ेगा। कोई घर से आके आपको नहीं कहेगा आप ही का इंतजार था, आइए आइए, आप ही के लिए इंतजार कर रहे थे, आप आएंगे तो हमारा कारोबार चलेगा। किसी के पास वक्त नहीं है, आपके जैसे 100 लोग और बैठे हैं मार्केट में वो स्किल बेचने के लिए, और आपसे कम पैसे में शायद देने को तैयार हो, और मेल आपके कंपटीशन में ऑलरेडी रेडी हैं, और क्योंकि उनको घर चलाना है, उनके पास जिम्मेदारी है, आप 10 दिरहम में वो काम करेंगी, वो 7 में भी करने को राजी हो जाएंगे, क्योंकि मेल ज्यादा सप्लाई में मौजूद है एज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मार्केट में एज कंपेयर टू फीमेल। आपको अपना स्किल सेट इंप्रूव करना है और आपको इस लेवल पे आना है कि आप compete कर सकें। बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, अपने आप को सेल्फ डाउट में बिल्कुल नहीं डालना। आप जो सोच सकते हैं आप वो कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी एबिलिटी है कि आप आपको कैसे ट्रेन करती हैं। दिस टोफू इज जस्ट लाइक रॉ मीट, यू हैव टू मैरिनेट इट इन अ गुड सॉस। अगर आप अच्छी सॉस में इसको डालेंगे, अच्छे से मैरिनेट करेंगे, ये बहुत अच्छी रेसिपी बन के निकलेगी। अगर आप गंदी थॉट्स डालेंगे, अपने आप को डाउट में डालेंगी बार बार, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, मेरे में ये चीज़ की कमी है, आपका सॉफ्टवेयर अपने हार्डवेयर को उसी हिसाब से ट्रेन कर देगा। आपका बॉडी आपका हार्डवेयर है, जो थॉट्स हैं वो आपने अपने अच्छी इनपुट करनी है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर सोचना ही है, सब कुछ करना होता, तो सोचते लोग जो हैं वो बादशाह बन गए होते। सोचना नहीं है, उसको परफॉर्म करना है, उसके ऊपर काम करना है, और उस पर एक्ट ऑन करना है, एंड फेल फास्ट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो आप तेजी से फेल होते हैं तो आप तेजी से सीखते हैं। फेल होने से नहीं डरना। अगर आपको ये डर लगता है कि मैं फेल हो गई तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, हु केयर्स अबाउट देम। आपके ना करने से पहले भी उनकी वैल्यू कोई नहीं थी, आपके काम करने के बाद भी उनकी कोई वैल्यू नहीं। मतलब आप कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग आपसे आके आपके साथ सेल्फी भी खिंचवाएंगे, और फिर आपसे पूछेंगे कि रातों रात ये कैसे हो गया, क्योंकि वो स्ट्रगल जो आपने की वो किसी को नहीं दिखती। And that is okay, Zahid. No one has to gone through your path. No one have to go through the trajectory or the strategy or the lifeline you have followed. That is your life, your responsibility. तो आपने उसे खुद ही बेटर करना है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। कोई आपको आपके लिए ताली बजाता है, अपलॉड करता है, थैंक यू। कोई नहीं करता तो भी थैंक यू। क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी आंखों में अपने आप को कैसे देखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी कंपनी कैसी लगती है। चलिए, आपने इन बातों के दौरान एक जो बात कही है कि जो आप सोच सकते हैं वो आप बन सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात की आपने। तो आई होप लिसनर्स जो हैं इसको सीरियस लेंगे, एंड आई थिंक आपने काफ़ी एनर्जी आज लगाई है बात करने में, और हाँ, आई प्रे कि ये जो आपकी बात है लोगों तक पहुंच जाए और लोग समझ लें। वो कहते हैं सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन समझना भी ज़रूरी है और अमल करना भी ज़रूरी है। इसमें तो आई बिलीव जो बस एक लास्ट बात मैं करना चाहती हूँ। अब हम जितना भी सीख जाते हैं ना, हम बहुत कुछ कर लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जान गए हैं। जहाँ आपको ये लगा ना कि आपको सब कुछ आ गया है, वहीं से आपका डाउनफॉल है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। सबको यही लगता है कि हमें सबसे ज्यादा पता है। बहुत मज़ा आया आपके साथ इकरा पॉडकास्ट करने का। ये हमारी एक डिस्टेंस पॉडकास्ट है जो कोविड ने सिखाया हमें कि हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड व्हेन एवर यू गेट टाइम यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माय स्टूडियो। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम आई थिंक एक वन एपिसोड में, एक वन पॉडकास्ट में कवर नहीं कर सकते। आई थिंक क्योंकि ज़िंदगी जैसे और बिजनेस क्योंकि एक छोटी सी चीज़ तो है नहीं जो एक डिस्कस किया आपने और वो चीज़ ख़त्म हो गई। I think we can do in multiple parts whenever time allows.
एंड वी कैन लाइक कोऑर्डिनेट के अब जब भी आपको For टाइम sure. मिलेगा हम कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो बहुत शुक्रिया आपको मैंने काफ़ी टाइम लिया एंड देन विल स्टे इन इंशाल्लाह, टच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।